हमारा वेट होता है उसकी फाइट हुई होती है काउ हुआंग से। उसमें हमारा जो एमसी होता है वो आराम से जीत गया होता है पर काउ हुआंग की हालत खराब हो गई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एमसी कहीं पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सोचता है लास्ट मैच के बाद मुझे रियलाइज हो गया था मेरा जो ड्रैगन टेंडन है और टाइगर बोन है वो काफी ज्यादा है मेरे लिए। काउ हुआंग का जो नेचुरल बोन था वो एक 4 ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट को भी टक्कर दे सकता था। मेरे पास जो इनेट मार्शल बोन्स है उससे मैं काउ हुआंग से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। उसके ऊपर अरेना जीतने के बाद मुझे 200 टेल्स ऑफ सिल्वर मिले हैं। बाद में मैंने सिनेबरलू से मदद भी मांगी थी मेरे फूबो टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए। एमसी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। अचानक ही एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है यंग मास्टर यांग, जो मास्टर यांग है वो आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है जो ड्रैगन ब्लड हर्स है वो पहुंच चुकी है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वेड उस बात को सुनता है और मुस्कुराते हुए सोचता है ओह तो आखिरकार वो आ ही गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो वेड होता है वो मास्टर यांग के पास जा रहा होता है। वो वहाँ पे पहुंच गया होता है। वेड कहता है मास्टर आपने मुझे बुलाया है। हम देख पाते हैं जो मास्टर होते हैं वो घोड़े को चारा खिला रहे होते हैं। वो कहते हैं वेड यहाँ पे आओ और देखो जो ड्रैगन हॉर्स मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है ये काफी बढ़िया है। ये ऑस्ट्रेलियन है, हालांकि ये थोड़ा गुस्सैल भी है, लेकिन अगर तुम इसके साथ बॉन्डिंग बना लोगे तो ये तुम्हारा पावरफुल अलाई हो जाएगा जिसके साथ तुम किसी भी फाइट में जा सकते हो और कोई फाइट को जीत सकते हो। ये मुझे दूर से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, तुम्हें इसे लेना चाहिए। और हम उस घोड़े को देखे जो कि ताकतवर दिख रहा था और लिटरली क्या ही ताकतवर दिख रहा है। वेड उस घोड़े के पास जाता है और छूते हुए सोच रहा होता है ये थोड़ा गुस्सैल है, मुझे पता नहीं है क्या मैं अपने पावर से इसे वश में कर सकता हूँ या इस पर डोमिनेट कर सकता हूँ। तभी वो सोचता है कि अगर मैं इसे अपने वश में कर लूँ तो क्या मेरा लेवल अप हो सकता है। भाई समझ रहे हो, सिस्टम आने के बाद भाई सबके अंदर लालच तो आ ही जाता है, क्या मेरा लेवल अप होगा, क्या मुझे और भी ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। भाई ये तो नॉर्मल लालच ही है। तभी एमसी के जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ हाथों की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे नए घर पे। एक जो घोड़ा होता है उसे पालने के लिए तुम्हें बहुत सारी चारे की जरूरत पड़ती है और जो घोड़ा होता है वो बिना खाए रात को सो नहीं सकता है और ना ही वजन को गेन कर सकता है। तुम्हें अच्छे घोड़े के लिए बहुत ज्यादा अनाज लेना होगा और बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होगी जिससे तुम इस घोड़े को पाल सको। और इसमें भी ये काफी ज्यादा रेयर घोड़ा है जो कि सिर्फ एम्पायर फैमिली के पास पाया जाता है। तुम्हें इसे और भी ज्यादा अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि ये तोहफा हमेशा नहीं मिलता है, ये कभी कभी ही मिलता है। और मैंने जो कहा है ये घोड़ा फाइट में और भी ज्यादा मददगार हो सकता है, इसी कारण तुम्हें इसे अच्छे से रखना चाहिए। वेट कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उसके मास्टर वहाँ से जा ही रहे होते हैं। वेट कहता है मास्टर मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता था, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वो आए बताता है आपका जो डिसाइपल है वो एक नदी को देख रहा था, तभी उस नदी में उसे एक ग्रेट डेमन लेयर दिखा। मैंने वहाँ पे 3 स्टर्जन मॉन्स्टर को देखा जो कि एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे। उस एंट्रेंस के अंदर से एक गोल्डन ग्लो आ रहा था, मुझे लग रहा है उसके अंदर पक्का ही कोई ना कोई खजाना होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे ढूंढने के लिए। मैंने बचपन से ही जियांगी के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है कि जियांगी में ड्रैगन्स रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो खजाना है वो पक्का ही एक ट्रू ड्रैगन के बारे में होगा, हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए। उस गुफा में पक्का ही कुछ न कुछ है। वो आए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें उस गुफा में सभी खजानों को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर आप बिजी है तो। तभी उसके जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं एक ग्रेट डेमन जैसा तुमने कहा। ओह तो ऐसा लग रहा है ये फाइट काफी मजेदार होने वाली है, तो चलो। ऐसे अपने मास्टर की बात को सुनकर चौंक गया होता है। वो कहता है क्या मास्टर आप मुझसे पूछने वाले नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैंने वो जगह कैसे ढूंढी। उसके मास्टर कहते हैं लियांग यू सभी के पास अपने अपने सीक्रेट होते हैं, मैं किसी से उनका सीक्रेट नहीं पूछता हूँ और साथ ही तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। अब बड़बड़ाना बंद करो, तुम मेरे लिए चीजों को और भी ज्यादा ऑकवर्ड किए जा रहे हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए और चलना चाहिए। एमसी अपने मास्टर की इतनी प्यारी बातों को सुन के खुश हो जाता है और अपने मास्टर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसके मास्टर कहते हैं ठीक है तो जो मास्टर है वो तुम्हारे लिए एक मॉन्स्टर को खत्म करेंगे जैसा कि तुमने कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो एमसी होता है और उसके जितने भी सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो एक लेक के बगल में आगे होते हैं। सीनियर ब्रदर्स जू बोलते हैं ओ तो ये वही जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं। वेड बोलता है हाँ ये वही जगह है। इस नदी की गहराई में 3 स्टर्जन मॉन्स्टर पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस लेक के एंट्रेंस का। मैंने उस समय हिम्मत नहीं की थी, मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगा, इस कारण मैं वहाँ पे गया ही नहीं। उसके मास्टर बोलते हैं वेड तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, कोई भी जल्दबाजी न करके। तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारा जो फॉर्च्यून है साथ साथ तुम्हारा जो मिस फॉर्च्यून है वो दोनों वाटर से रिलेटेड है, इस कारण तुम्हें वाटर से बच के रहना चाहिए। मास्टर आई कहते हैं मेरे तीनों डिसाइपल जल्दी से तैयार हो जाओ लेक एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए, हम लोग इस काम को जल्दी करने वाले हैं। इस बात को सुन के जो तीनों सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है मास्टर जैसा आप करें। और यहाँ पे हम लोग 2 सीनियर ब्रदर्स को जानते हैं, एक है सीनियर ब्रदर लू और एक है सीनियर ब्रदर जू, लेकिन जो तीसरा बंदा है वो हमें नहीं पता, हालांकि ये भी 9 डिसाइपल्स में से एक है। मास्टर अपने स्वर्ड की ओर देखते हुए सोच रहे होते हैं बहुत लंबा समय हो गया जब से मैं ऑल आउट नहीं गया हूँ। दूसरी तरफ से एमसी अपने मास्टर की ओर देखा होता है, ओके था तो आज मैं देखने वाला हूँ फुल पावर टाइगर हंटिंग एक्सपर्ट की। एक काफी रेयर नजारा होता है, सभी लोग इस नजारे को नहीं देख पाते हैं। फिर हम देख पाते हैं जो मास्टर यांग होते हैं वो स्वॉर्ड पे अपने हाथ को रखते हैं और अपने पावर को रिलीज करते हैं। भाई साहब क्या ही पावर उस समय रिलीज हो रहा होता है, क्या ही बैडस पैनल होता है, लिटरली बहुत ज्यादा बैडस पैनल होता है। वो स्वॉर्ड पे हाथ ही रखते हैं उसमें से बहुत ज्यादा ही ऑर्डर रिलीज होता है और अगले पल में वो एक अटैक कर देते हैं। हम देख पाते हैं ऐसा लग रहा होता है एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड नदी को 2 भागों में काट दी होती है। एमसी उस चीज को देख ही रहा होता है, सर एक टाइगर हंटर तो ये किसी चीज पे जाती है। वो कहता है कुछ तो वहां से बाहर आ रहा है, वो क्या है। उसने अभी एक ह्यूमन
ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लिया है। ये पक्का है वो ग्रेट टेंडन होगा, उसके पास अजीब हड्डियां है। मास्टर यानी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं वो चोटिल है, जल्दी से उसे रोको। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो सीने बदल लू की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन जो सीने बदल लू होते हैं वो भी तैयार होते हैं उस मॉन्स्टर को एक पंच मारने के लिए। हम देखते हैं उन्होंने उस मॉन्स्टर को एक पंच मार भी दिया होता है। उनके पंच के इम्पैक्ट के कारण वो जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरी ओर जा रहा होता है। तभी मास्टर अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं और लगातार स्लैश मारना स्टार्ट कर देते हैं उस मॉन्स्टर पर। फिर वो आखिर में अपने स्वॉर्ड को मैन में डाल देते हैं और कहते हैं तो ये आखिरकार खत्म हो ही गया। हम देख पाते हैं मास्टर ने जितने भी स्लैश मारे होते हैं उससे उस मछली के पूरे टुकड़े हो गए होते हैं। सीने वाला लू और वेड भागते हुए मास्टर के पास जा रहे होते हैं। वेड सोचता है एक ग्रेट डेमन वो इतनी जल्दी मारा गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मास्टर उसी मछली की ओर देख रहे होते हैं और कहते हैं फॉर्चुनेटली ये जो ग्रेट डेमन था उसके पास थोड़ा भी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं था, इसने बस कल्टीवेट किया था खजाने की मदद से जो भी इसके पास था, उसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसके टेंडेंस को एक्सट्रैक्ट कर लो, हम लोग इससे अपने टैलेंट को इनहांस कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया होगा। तो मास्टर की नजर किसी चीज पे जाती है और वो चौंक जाते हैं। वो उसी चीज को निकालते हैं और कहते हैं ये तो मिल्की व्हाइट होना चाहिए था ना, ये गोल्डन क्यों है। हम देख पाते हैं मास्टर ने जिस चीज को हाथ में पकड़ा होता है वो गोल्डन कलर में होता है। वो आए कहते हैं क्या ये एक ड्रैगन टेंडन है, यानी कि ड्रैगन की हड्डियां है। वेड के सिस्टम पर भी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है, ड्रैगन सीड ऑरा को डिटेक्ट कर लिया गया है। वेड अपने नोटिफिकेशन को देखता है और चौंका होता है। फिर मास्टर बताते हैं कि प्राचीन समय से जियांग्यू की नदियों के बारे में काफी कहानियां निकली है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे ट्रू ड्रैगन को देखा गया है और स्टर्जियंस को भी, क्योंकि वो ड्रैगन से काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, इस कारण उन्हें स्टर्जियंस ड्रैगन कहते हैं। जो स्टर्जियंस ड्रैगन होते हैं मछुआरे उन्हें बहुत ज्यादा ही शुभ मानते हैं। अगर वो स्टर्जियंस ड्रैगन को देख ले या पकड़ ले तो उनका जो महीना होता है वो काफी ज्यादा अच्छा जाता है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। मास्टर उसी मछली को देखते हैं और कहते हैं मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो स्टर्जियन ड्रैगन होगा वो रियल में एग्जिस्ट भी करता होगा और उसके पास एक रियल का ड्रैगन टेंडन होगा। सीनेबल जू बोलते हैं ड्रैगन टेंडन्स और ड्रैगन बोन्स ऐसा खजाना जो कि लियान के मास्टर को भी उत्सुक कर दे। क्या ये खजाना इतना ज्यादा कीमती है? मास्टर कहते हैं जो ड्रैगन सीड का ऑरा यहाँ पे फैला जा रहा है वो सब ड्रैगन टेंडन के कारण हो रहा है, जिससे यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं या क्रिएचर्स हैं वो सब पागल होते जा रहे हैं। और हम लोग थोड़ी ही दूर देख पाते हैं जो मछलियां होती है वो इकट्ठा हो गई होती है और वहाँ पे चारों ओर मछलियां होती है। छोटा सा पैनल दिखाया जाता है लेकिन हम लोग समझ सकते हैं जितनी भी मछलियां है वो सब ड्रैगन टेंडन के ऑरा से कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है। एमसी अपने सिस्टम की ओर देखता है और कहता है यहाँ तक कि जो मेरा सिस्टम है वो मुझे एक स्पेशल नोटिफिकेशन दे रहा है इस ड्रैगन सीड ऑरा के बारे में। ये पक्का है कुछ न कुछ स्पेशल होगा, मुझे इसे ध्यान से देखना चाहिए। मास्टर आए कहते कि ठीक है इस नदी की गहराई में पक्का है कोई न कोई खजाना होने वाला है, हमें नीचे जाके देखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस नदी के नीचे जाने के लिए। हम देखते हैं वो सब नदी के रास्ते से एक गुफा के अंदर आते हैं। वेड नदी से बाहर आता है और कहता है जो ग्रेट डेमन है वो चला गया है, पक्का है उसने मास्टर के ऑरा को महसूस कर लिया होगा और यहाँ से भाग गया होगा डर के मारे। मास्टर सबसे आगे चल रहे होते हैं। वेड कहता है तो ये ग्रेट डेमन का गुफा है। वेड कहता है क्या ये ग्रेट डेमन का गुफा है? सीनेबल जू बोलते हैं जो जियांग्यू की नदियों की गहराई है उसमें बहुत ज्यादा अजीब जगह है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस नदी के गहराई में ऐसी भी जगह होगी। मास्टर कहते हैं क्या वो एक खजाना है? और वो किसी चीज की ओर देख रहे होते हैं। हम भी पाते हैं वो एक हड्डियों के कंकाल की ओर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या यह ड्रैगन का बोन है? और भाई लोग अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सही में एक ड्रैगन का बोन लग रहा होता है जो कि हवा में होता है। वो कहते हैं तो ये सही में एग्जिस्ट करते थे। अगर ये एक ड्रैगन की हड्डियां है तो जो ड्रैगन टेंडेंस है वो एक सेंस बना रहा है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ड्रैगन की हड्डियों को देखकर जो सीने वाला जू होते हैं वो भी चौंक गए होते हैं। उनका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रहता है। वो कहते हैं भगवान ये कैसा खजाना है जिससे मास्टर भी पूरी तरह से चौंक गए हैं। मास्टर बताता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो पक्का है इसके एनर्जी को ऑब्जर्व करके इतना बड़ा हुआ है। अगर वो थोड़े महीने तक और भी ज्यादा इसके एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता तो वो पक्का है पूरी तरह से जंगली हो जाता और सभी पे अटैक कर सकता था। हम लोग उसके अटैक से बच भी नहीं पाते था या रोकने में परेशानी होती था। इस बात को सुनकर जो सीनेबल जू होते हैं वो वेड के पास जाते हैं और कहते हैं जूने ब्रदर ऐसा लग रहा है तुम सही में नसीब के साथ पैदा हुए हो, तुम कभी भी कोई भी गलतियां नहीं करते हो, हमेशा ही बच जाते हो। वेड उनकी बातों को सुनता है और कहता है हाँ, और मनी मन सोच रहा था ये सब कैटफिश के कारण हुआ है, वही हमेशा लकी रहता है और वही मुझे बताता है नदी में क्या हो रहा है। भाई इस समय मैं पूछना चाहता हूँ आपका जो फेवरेट पेट है वो कौन सा है? मैं तो भाई कैटफिश ही है और दूसरे नंबर पे डाला जाए तो क्रैब है और उसके बाद सेंटीपीड और चौथे पे क्रोकोडाइल है। मुझे आप बता देना अगर आप सही में इस मानव को फॉलो कर रहे हो तो भाई प्लीज बता देना, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है आपको कौन सा पेट पसंद होगा। और भाई जो कैटफिश है बहुत ज्यादा काम भी तो करता है, इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर भी निकाला गया था, अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था भाई। जो भी कांड होता है वो कैटफिश ही करता है। तो भाई लोग आगे से बढ़ते हैं, फिर बहुत बातचीत हो गई है। मास्टर पीछे मुड़ते हैं और सभी से कहते हैं ठीक है अब हम लोग को चलना चाहिए यहाँ से और चल के जो ड्रैगन की हड्डियां है उन्हें आपस में बांट लेना चाहिए। इस बात को सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फिश मार्केट का सीन देखते हैं। जो वेड और सीनियर ब्रदर जू होते हैं वो उस बड़ी मछली को लेकर फिश मार्केट में आ गए होते हैं। सभी लोग उस बड़ी मछली को देख चौंक रहे होते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ही अजीब है, मैंने इतनी बड़ी मछली
कभी भी नहीं देखी है। और उन सब के आगे जो मास्टर यंग होते हैं वो अपने घोड़े पे रहते हैं और आगे चल रहे होते हैं। वेड आगे बताता है कि जो मास्टर है और उनकी जो पत्नी है उन्होंने फिश मीट को 3 पोर्शन में बांट दिया है। पहला जो पोर्शन है उसे स्टोर कर लिया गया है मैंसन के बेसमेंट में। दूसरे पोर्शन को बांट दिया गया मार्शल आर्टिस्ट हॉल के बीच में, जिससे वो सब अपने ब्लड की वाई को इनहांस कर सके और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। तीसरा जो पोर्शन था उसे बांटा गया डिजास्टर विक्टिम्स के बीच में, जिससे वो ठंडी रातों को आराम से बिता सके। उन सब ने पहले ही काफी कठिनाइयों का सामना किया है, उन्हें और भी ज्यादा कठिनाइयां ना हो। और जहाँ तक रही ड्रैगन टेंडर की बात, तो मुझे 2 पीस मिला था ड्रैगन की हड्डियों का और मास्टर को सिर्फ 5 पीस। एमसी के हाथ में वो ड्रैगन टेंडर होता है। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता है। वो कहता है जो बचा हुआ ड्रैगन बोन है वो सब ब्रदर लू ले गए सभी के वेपन्स को परफेक्ट करने के लिए, और ये बढ़िया भी है। अगर आपका वेपन ताकतवर हो तो आप किसी भी बैटल को जीत सकते हैं। एमसी के हाथ में जो ड्रैगन टेंडर होता है उस चीज को देखे जो सेंटीपीड होता है वो भी पूरी तरह से बौखला गया होता है। वो भी उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहता है। इस कारण वो एमसी के हाथों के करीब आ गया होता है और उसके एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। वेट सोचता है चलो देखते हैं ये जो ड्रैगन टेंडर है वो मुझे किस लेवल पे ले जा रहा है। फिर वह उस ड्रैगन टेंडर का पहला बाइट लेता है और हम देख पाते हैं उसका जो वाटर एसेंस होता है वो 1090 पॉइंट से बढ़ जाता है। फिर वो दूसरा बाइट लेता है, उसका वाटर एसेंस 1030 पॉइंट से बढ़ता है। फिर तीसरा बाइट 1085 पॉइंट से बढ़ता है। हम लोग थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं एमसी के पीठ पर से फायर निकल रहा होता है। वो सोचता है मेरा पीठ वो काफी गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ब्लड गेट में एंटर कर चुका हूँ। सिस्टम बताता है ड्रैगन सीड ऑरा को ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें एक इंग लॉन्ग का टैटू मिला है। हम देखते हैं उसके पेट पे एक टैटू बन जाता है। वेट चौंकते हुए अपने टैटू की ओर देखता है। फिर वो खड़ा होता है और शीशे के पास जाता है। फिर वह पीठ पे देखने लगता है उस टैटू को। वो सोचता है ओ तो ये है इंग लॉन्ग का टैटू। सिस्टम बताता है तुम्हारा जो टैटू है वो 6 फोल्ड्स लेवल 1 पे है। अचानक ही उसे कुछ अजीब मस्त सुनने लगता है। आसपास का जो शीशा होता है वो टूट जाता है। वो कहता है ये उसे अलग अलग फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है। फिर कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उन सब पे अटैक हो जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब मारे जाते हैं। उन सब का कब्र वहाँ पे बन गया होता है। फिर दोबारा से हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। ऐसा इंडिकेट किया जाता है जैसे कि यह एक साइकिल है ह्यूमन का। वो बार बार जन्म लेते हैं, फाइट करते हैं, मरते हैं और दोबारा से जन्म लेते हैं, दोबारा से फाइट करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकिल है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है। ये टैटू उसी चीज को इंडिकेट करता है। अचानक ही हम एक पैर को देखते हैं जो कि किसी के छत पे आ गया होता है। हम देख पाते हैं ये हमारा बेड होता है जो कि एक छत पे आ गया होता है। वो सोचता है छत मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है जो रिवर फेवर है उसे 0.1 से बढ़ा दिया गया है। वेट इस चीज को देखता है और चौथे में कहता है 0.1। पिछली बार जब मैं रिवर फेस्टिवल में था तब मेरा जो रिवर फेवर था वो 0.001% से बढ़ा था। ये क्या हो रहा है? अभी मैं ब्लड गेट में आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं है अगर मैं अभी नदी के पास जाऊंगा तो मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। वेट उस छत पर से पूरे के पूरे शहर को अच्छे से देख पा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग कैटफिश को देखते हैं तो उसके हाथों में एक खिलौना होता है और उसके सामने ही एक टोर्नेडो होता है। वो उस टोर्नेडो की ओर बढ़ता है और उस टोर्नेडो के कारण वो उस नदी की गहराइयों में जा गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। एक आवाज सुनाई देती है तो छोटे बच्चे तुम दोबारा से यहाँ पे आ गए हो, मुझे बताओ इस बार तुम क्या फालतू के सामान लाए हो। इस आवाज को सुनकर जो कैटफिश होता है वो जागता है और हम देख पाते हैं उसके आसपास काफी ज्यादा खजाना होता है। वो कैटफिश अपने सामने की ओर देखता है और एक खिलौना को देता है। हम देख पाते हैं वहाँ पे एक ऊँट होता है। वो कहता है हाँ मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ, अब तुम जो चाहो उस खजाने को चूज कर सकते हो और यहाँ से ले जा सकते हो। तभी कैटफिश की नजर एक पंख पे जाती है। वो उसे देखता है और ले लेता है। भाई मैंने कहा ना जो भी कांड होता है वो कैटफिश के साथ ही होता है, इसी कारण ये तो मेरा फेवरेट है भाई। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो भाई लोग कमेंट करना आपका जो फेवरेट पेट है वो कौन सा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जो कैटफिश होता है वह वेट को उसी जगह पे ले आता है। वेट उस टोर्नेडो की ओर इशारा करता है और कहता है क्या ये वही टोर्नेडो है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे और तुमने बिग ब्रदर टोड के बारे में मेंशन किया है, वो कौन है? ये जो पंख है क्या तुम उसी से ट्रेड करके लाए हो? एमसी उस पंख की ओर देखा है और कहता है ये जो पंख है वो एक स्कारलेट फायर मॉर्निंग फेदर नहीं है, ये एक नॉर्मल फेदर है स्कारलेट फायर बर्ड का। उस दिन मैंने 2 डेमंस को फाइट करते हुए देखा है, उनमें से एक है बिग ब्रदर टोड जिसके बारे में कैटफिश ने मेंशन किया है। और ये जो टोर्नेडो है वो किसी को भी अलाउ करता है अंदर जाने का और बाहर निकलने का। क्या ये उसी टोड का डिवाइन एबिलिटी हो सकता है? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये जो डील था वो सही में बहुत ज्यादा ही फायदेमंद डील था। तुम उसे कोई भी एक सामान दो और उसके बदले तुम्हें एक खजाना मिलेगा। ये तो प्रॉफिटेबल डील है भाई। कैटफिश अगर ऐसे ही डील करते रहा तो मैं तो बहुत जल्दी रईस बनने वाला हूँ। ये जो मैटर है वो इतना भी ज्यादा अर्जेंट नहीं है, मैं इसे बाद में डील कर लूंगा। पहले मुझे कैटफिश का रिलेशन को और भी ज्यादा अच्छा करना होगा उस टोड के साथ जिससे मुझे प्रॉफिट हो सके। वो कहता है जो कैटफिश है और बाकी पेट्स है उन्होंने ड्रैगन टेंडर्स को खत्म कर लिया है, अब मुझे वापस लौटना चाहिए। फिर वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोग कोर्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। एक जगह पे शराब की दुकान भी होती है, वहाँ पे एक आदमी शराब को बेच रहा होता है। उसकी नजर किसी चीज पे जाती है। वो कहता है ये क्या है? सभी लोग उस की ओर देखते हैं। वो कहता है एक बड़ी मछली यहाँ पे आई है और ये बड़ी मछली का मतलब ये नहीं है कि ये सही में बड़ी मछली है, इसका मतलब एक रईस आदमी यहाँ पे आया हुआ है। उन सब के पीछे एक और आदमी होता है। वो कहता है जो रिवर गार्ड ब्यूरो है वो सब यहाँ पे आए हैं, वो हमारे शहर में आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हम देख पाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाव आया होता है। सभी लोग उसी नाव को देख के चौंक रहे होते हैं।
हैं वो नाव उस पोर्ट पे लग जाता है और हम लोग इसी से कंपेयर कर सकते हैं वो नाव कितना ज्यादा बड़ा है। जिससे भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो भी चौंक गए होते हैं। वो कहते हैं ये कितना ज्यादा बड़ा है। अभी हम लोग नाव पर का सीन देखते हैं। एक आदमी कहता है क्या तुमने अभी तक उसे नहीं ढूंढा है। नॉर्मल जो वर्कर होता है वो कहता है जो हमारे आदमी है वो बहुत ही कमजोर है और कमांडर जो की जो एबिलिटीज है वो ताकतवर है, हम लोग उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। इस बात को सुनकर जो ऑनर होता है नाव का वो कहता है ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, ऐसा लग रहा है वो दोबारा से मछली पकड़ने चला गया है, ये बार बार मुझे फ्रस्ट्रेट करता है, उसे हमेशा टाइम पे यहाँ पे आ जाना चाहिए, वो लेट क्यों करता है। वह आदमी अपने सर को पकड़ा होता है और कहता है मुझे अब अनकंफर्टेबल लग रहा है, सभी लोग मेरे साइड से हट जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग वेड को देखते हैं जो कि सिस्टम पे देख रहा होता है और कहता है मेरी जो एबिलिटीज है वो सब इनहांस हो चुकी है ड्रैगन टेंडर से कारण, साथ ही साथ मैंने आधी एक्सपीरियंस पॉइंट को जमा कर लिया है जितना मुझे जरूरत था। जो सेकंड इवोल्यूशन है वो काफी पास में है, मैं जल्दी इवोल्यूशन कर पाऊंगा। वो अपने सिस्टम की ओर देख ही रहा होता है तभी पीछे से आवाज आती है यंग मैन क्या तुम्हें पता है। इस बात को सुनकर जो वेड होता है वो पीछे मुड़ता है, वो पूरी तरह से सतर्क होता है। वो कहता है कौन है वहाँ पे। तभी उसके सर पे 2 उंगलियां लगती है और वो शांत हो जाता है। वो सोचता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। वो आदमी कहता है ओ तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा भी सब्र नहीं है, हम उस बंदे को देख पाते हैं। वो कहता है लिटिल ब्रदर तुम्हें पता है जो पिंगियांग काउंटी है वो कहाँ पे है और वो कितना ज्यादा दूर है यहाँ से। ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है मैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता है। इस बात को देखकर जो आदमी होता है वो कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारे सारे मेडिसिन को सील कर दिया कुछ समय के लिए, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर वो एमसी के सारे मेडिसिन को खोल देता है जिससे एमसी अपने बॉडी को हिला सकेगा। वो डर के मारे पीछे हटता है, सोचता है ये ताकतवर है, ये आदमी मेरे मास्टर के लेवल का होगा। वो आदमी नर्वस होते हुए कहता है लिटिल ब्रदर मैं मछली पकड़ रहा था, मैं मछली पकड़ने में इतना खो गया कि मुझे समय के बारे में पता ही नहीं चला। जब मुझे रियलाइज हुआ तब मैं अपने लोगों से काफी दूर आ गया था और अपना रास्ता भटक गया था। मुझे नहीं पता है जो पिंगियांग काउंटी है वो कहाँ पे है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वेड उनकी बातों को सुनता है और सोच रहा होता है इसके पास सब ऑर्डिनेट्स है, यानी कि ये पक्का ही कोई बड़ा आदमी होने वाला है। वो कहता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन है सर। वो आदमी अपना टोकन दिखाता है और कहता है मैं एक न्यूली अपॉइंटेड वाइस कमांडर हूँ पिंगियांग काउंटी के रिवर गॉड ब्यूरो का, मेरा नाम जू यू लोंग है। एमसी उसके नाम को सुनता है और कहता है मेरे सुपीरियर मैं तो भूल ही गया था, जो काउंटी का दिन है वो पास में आ गया है, मेरे जितने भी कलीग्स होंगे वो सब पहुंचने ही वाले होंगे। वो अपने रिस्पेक्ट को शो करता है और कहता है लियांग यू जो नया रिवर गॉड है रिवर गॉड ब्यूरो का वो आपको रिस्पेक्ट शो करता है। लॉर्ड जू जो वाइस कमांडर होते हैं वह वेड के नाम को सुनते हैं और कहते हैं ओ तो तुम ही हो लियांग यू, तुम अंकल यांग के यंगेस्ट डिसाइपल हो ना। वेड इस बात को सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है, उसने सोचा नहीं था जो वाइस कमांडर होंगे वो इस बात को जानते होंगे। वो पूछता है अंकल यांग। वाइस कमांडर हंसते हुए बताते हैं हाँ मेरे जो फादर है वो काउंट गुआंग इंग है, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो ड्वेक है यूबेक है। ये बहुत पहले की बात है जब अंकल यांग ने अपने जान को रेस पर डाल के मेरे फादर की लाइफ को बचाया था, तब से मैं उन्हें अंकल यांग ही कहता हूँ। मुझे अब याद भी नहीं है मैंने पहली बार उन्हें अंकल यांग कब कहा था, बहुत लंबा समय हो गया है। वेड इस बात को सुनता है और सोचा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो एम्पेरर होंगे वो भी इस बात को जानते होंगे, तो जो एम्पेरर है उन्होंने इस अरेंजमेंट को किया ही क्यों है और इन्हें डिप्टी का पोजीशन क्यों दिया है, इसके पीछे कौन सा मीनिंग है। वाइस कमांडर तभी कहते हैं अनफॉर्चुनेटली अंकल यांग के लिए ये समय आसान नहीं होने वाला है। फिर वो वहीं पे बैठते हैं और कहते हैं तुम पक्का ही सोच रहे होंगे जो एम्पेरर है उन्होंने मुझे डिप्टी पोजीशन क्यों दिया है। वेड कहता है हाँ। वाइस कमांडर आगे बताते हैं हमारे जो ऑफिशियल कमांडर है वी लिन वो ग्रैंडसन है ड्यूक ऑफ लियांग के जो कि वी क्लैन से बिलोंग करते हैं, और ड्यूक ऑफ लियांग का बेटा है वो कभी भी मेरे फादर को नहीं हरा पाया और जो वेलिंग है वो मुझे नहीं हरा पाया, इस कारण मैं डिप्टी के पोजीशन पे हूँ। वेड उनकी सभी बातों को सुनता है और सोच आता है ओह यानी कि एम्परर ने ये सब स्ट्रेटेजी के तौर पर बनाया है, मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। वो आगे पूछता है लेकिन क्यों जो ड्यूक ऑफ लियांग है वो मेरे मास्टर के लिए सभी कामों में परेशानी खड़ी कर रहा है। वाइस कमांडर कहते हैं क्योंकि अंकल यांग का जो सेकेंड सन का डेथ था वो वी फैमिली से लिंक्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं जो मास्टर यांग होता है और उसके साथ एक बंदा होता है वो नीचे वेट कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है मास्टर हमने बहुत लंबे समय से अनाउंस कर दिया है लेकिन जो कमांडर है वो अभी तक नीचे नहीं आया है, क्या इंपेरियर ने नहीं कहा है कि वो हमारे जान पहचान के लोग होंगे, तो वह अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया है। मास्टर ऊपर की ओर देखते हैं और कहते हैं जान पहचान जो एम्परर का मेथड है वो सही में इम्प्रेसिव है। हम देखते हैं कि जो मास्टर यांग है वो उस फ्लैग को देख रहे होते हैं और उन्हें पता चल गया होता है उस नाव के अंदर कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक बंदे को देखे जो कि घबराते हुए कहता है हिस्टोरियन यांग डॉक्जियंग और काउंटी कैप्टन यू डून दोनों ही हमारे नीचे इंतजार कर रहे हैं। माय लॉर्ड आपका ऑर्डर्स क्या है। हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि एक किताब को पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं यांग डॉक्जियंग एक बंदा जो कि बिछड़े हुए गांव से आया है, मैं उसे नहीं देखूंगा। और इस समय हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि सही में ताकतवर दिख रहा होता है और ये बंदा रिवर गॉड ब्यूरो का कमांडर होता है वे लिन। इसी का जो फैमिली होता है वो लिंक होता है यांग के सेकंड बेटे के डेथ में। ये जो कहानी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेते जा रही है और इसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है भाई लोग। तो भाई लोग अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप तो कर ही देना भाई। जितनी जल्दी हाइप करोगे भाई ये वीडियो और भी ज्यादा प्रमोट होगी, जिससे जो अगला वीडियो आने वाला होगा उसे मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा। तो हाइप कर देना। अब आगे बढ़ते हैं।
हम लोग देखते हैं कि दूसरे नाव में से एक लड़की बाहर निकलती है और किसी और देखते हुए कहती है जो कमांडर जू है वो वापस लौट आए हैं। हम देख पाते हैं कमांडर जू एक नाव की मदद से वहाँ पे आ रहे होते हैं और उसकी मदद हमारा एमसी कर रहा होता है। जो बोट का ओनर होता है वो कहता है कमांडर जू तो आप आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। वो लड़की हंस रही होती है और कहती है कमांडर जू क्या आपने इस बार एक भी मछली नहीं पकड़ी है? कमांडर जू बहाना देते हैं और कहते हैं हाँ मैं यहाँ की मछलियों से फैमिलियर नहीं हूँ, इस कारण मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूँ, नहीं तो तुम्हें पता ही है मैं कितना अच्छा मछुआरा हूँ। तभी उस लड़की की नजर एमसी पे जाती है और वो कहती है ये कौन है? जो वाइस कमांडर होते हैं वो बताना स्टार्ट करते हैं ये अंकल यांग का यंगेस्ट डिसाइपल है, इसका नाम लियांगयू है। वो लियांगयू से कहते हैं लियांगयू ये दोनों ग्रैंडसन है और ग्रैंड डॉटर है मार्क्यूस फेंगनिंग की, इसका नाम रैंग जोंगसी है और रैन इंग है। वाइस कमांडर आगे बताते हैं जो रैन जोंगसी है वो सुपीरियर है तुम्हारे से, उसका रैंक है एडजुटेंट। एमसी इस बात को सुनता है और रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है आपका जो हम्बल सबऑर्डिनेट है लियांगयू वो आपको रिस्पेक्ट शो कर रहा है लॉर्ड रैन। जो रैन होता है वो कहता है अंकल यांग के डिसाइपल को फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बिग ब्रदर रैन कह सकते हो। तभी जो लड़की होती है वो एमसी के पास जाती है और कहती है ओह तो तुम ही हो लियांगयू जिसने फिनोटिक मेथड को इन्वेंट किया है। वो एमसी की और भी ज्यादा पास आ गई होती है और कहती है ये एक बंदा है, मैंने सोचा था ये एक डेमन होगा जिसने इंसानों का फॉर्म लिया होगा, लेकिन सही में तुम एक इंसान ही हो। वेट कहता है मिस रैन मैं एक इंसान ही हूँ, मैं कोई डेमन नहीं हूँ। तभी जो वाइस कमांडर होते हैं वो कहते हैं इंगर इतना भी रूड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लियांगयू को रिवर गॉड वीडियो को अच्छी तरह से दिखा दो, ऐसे पूरी तरह से फैमिली कर देना हर एक जगह से, और इसे जो चाहे वो इक्विपमेंट भी दे देना, मैं अभी अंकल यांग को देखने जा रहा हूँ। यह बात करके जो वाइस कमांडर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांगसू कहता है ठीक है कमांडर जैसा आप है। जो रैन होता है वो एमसी को कहीं ले जा रहा होता है और कहता है ब्रदर लियांग तुम मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें सभी जगह दिखाता हूँ इस रिवर गॉड ब्यूरो की। वो सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है और कहता है हालांकि जो ब्यूरो है वो अभी अभी स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन इसके जो नियम्स है वो अभी तक बदले नहीं है, वो पुराने ही नियम काम कर रहे हैं। हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं लेते हैं, हम लोग सभी ऑर्डर्स मेन रिवर गॉड ब्यूरो हेडक्वार्टर से लेते हैं। और रिवर गॉड होने के नाते आपको मैंडेटरी मिशन नहीं मिलेंगे, आपके जितने भी ड्यूटीज है वो है पेट्रोलिंग करना या जितने भी रिवर का एरिया है उसमें आपको सेफ्टी को मेंटेन करके रखना है फिटनेस पर्पस के साथ, यानी कि एक मछली के साथ। फिर वो एक जगह को दिखाता है और कहता है ये हमारा रिकॉर्ड ऑफिस है, यहीं से सभी लोग अपने मिशन को कलेक्ट करते हैं या मिलिट्री मेडल्स को लेते हैं जिसे तुम रिवॉर्ड में एक्सचेंज कर सकते हो। वो जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है उसमें एक बंदा बैठा होता है, वो कहता है ओ लॉर्ड रैन यहाँ पे आइए और सीट पे बैठिए, थोड़ा देर आपको आराम कर लेना चाहिए। उसके बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है लॉर्ड रैन मेरी तरफ से आपको ग्रीटिंग्स। लॉर्ड रैन कहते हैं नहीं नहीं मैं एक नए बंदे को इस पूरे वीडियो को दिखा रहा हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कौन सा ऐसा नया बंदा आया है जिसको लॉर्ड रैन खुद ही इस सभी जगह को दिखा रहा है। जो ऑफिसर बैठा होता है वो कहता है ये पक्का ही कोई बड़े आदमी का डिसेंडेंट होगा, हम लोग को इसे याद कर लेना चाहिए, अगर हम लोग इसके पास रहेंगे तो कहीं हम लोग का प्रमोशन भी हो सकता है। तभी जो रैन होता है वो एमसी को कहीं ले जा रहा होता है, वो सब सीढ़ियों से बेसमेंट की ओर आते हैं। रैन बताता है ये जगह है जहाँ पे तुम अपने फिश को क्लेम कर सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे पानी होती है और उसमें मछलियाँ तैर रही होती है। रैन अपने हाथों से एक चीज को देता है वेट को और कहता है ये एक बॉन्डिंग डॉक्यूमेंट है जिसे तुम मछलियों के साथ बॉन्ड बना सकते हो, इसमें तुम्हें अपना ब्लड क्यूआई को फ्यूज करना है और उन सब को समन करना है। एमसी उस चीज को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने ब्लड क्यूआई को उसमें फ्यूज करता है। जैसे ही वो अपने ब्लड क्यूआई को उसमें फ्यूज करता है हम देखते हैं वहाँ पे एक मछली आ गई होती है। रैन बताता है यह एक मेल है, बदल दिया तुम सही में बहुत लकी हो। वेड उस मछली के पास जाता है और कहता है तो अब से तुम मेरे पार्टनर होगे रिवर गॉड के तौर पे। वेड उसके साथ खेल ही रहा होता है तभी रैन कहता है जूनियर लियांग तुम्हें इसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए जिससे तुम्हारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ सके, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वेड इस बात को सुनता है और कहता है बिग ब्रदर रैन आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रैन कहता है ब्रदर लियांग तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों कलीग्स है, कोई नेचुरल बात है कि हम दोनों एक दूसरे का देखभाल करें। और ये कह के रैन वहाँ से चला जाता है। वेड सोचता है हाँ ये बात सच है, कमांडर जू और मैं काफी करीबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग मुझसे अच्छे से बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ताकत, अगर तुम ज्यादा ताकतवर हो गए सभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट शो करेंगे, तुम्हारे सामने कोई परेशानी नहीं आएगी, जितने भी लोग होंगे वो तुमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो कमांडर जू है वो एक भी गलती कर देंगे तो जितने भी लोग आसपास के वो उस मौके का फायदा उठाएंगे और उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे उनकी गद्दी पर से। मुझे सभी चीज का फायदा उठाना होगा और जल्दी से ताकतवर बनना होगा, मैं इतने में खुश नहीं हो सकता हूँ, मुझे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ताकतवर बनना होगा जिससे मुझे आजादी मिल सके। तो वो मछली की ओर देखता है और कहता है जहाँ तक रही मछली की बात तो ये तो एक एक्वेटिक एनिमल है ना, तो मैं इसे डोमिनेट कर सकता हूँ अपने पावर से और अपना पेट बना सकता हूँ। जो सेंटीपीड है और जो क्रैब है वो दोनों ऑर्डिनरी बीस्ट है जिसे मैंने डोमिनेट कर लिया है, और दूसरी तरफ जो कैटफिश है वह एक स्पिरिट क्रिएचर है, वे सब काफी स्पेशल होते हैं। यह कहते हुए वो उस फिश के सर पे हाथ रखता है, वो सोच रहा होता है क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा और अपने डोमिनेट इफेक्ट को एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हैं उसके हाथ में तलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है, सिस्टम बताता है डोमिनेट, और अगले ही पल हम देख पाते हैं एमसी अपने काम में सक्सेस हो जाता है। सिस्टम बोलता है तुम्हारा जो डोमिनेशन है वो सक्सेसफुल रहा, अब इसे 1500 वाटर एसेंस चाहिए जिससे यह इवॉल्व हो सके फिनलेस प्रोपोइस किंग में। वो मछली वेड का पेट बनने के बाद बहुत ज्यादा ही खेलना स्टार्ट करती है। वेड उसे देखता है और कहता है तुम्हारा जो
जो हेड है वो राउंड है, तो अब से तुम्हारा नाम रहेगा राउंड हेड। उस मछली के आसपास काफी मछलियां आ जाती है और वो जो बड़ी मछली होती है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। एमसी कहता है तुम कह रहे हो ये तुम्हारी पत्नी है और बच्चे हैं और ये भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं। एक नॉर्मल रिवर बर्ड के पास अगर एक फीलिंग्स प्रपोज हो तो उसे ताकतवर सपोर्ट माना जाता है और मेरे पास तीन है। तो भाई लोग इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भाई लोग हाइप करना भाई, हाइप ठोको। और अगला पार्ट चाहिए तो मुझे नेक्स्ट पार्ट करना। मैं पूरी तरह से कॉपी करके चल रहा हूँ, एक भी चैप्टर मैंने मिस नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तब तक के लिए